ये अभी देख रहे हैं कि सूरत लोकसभा अभी जनता का 10 साल तक कोई वोटिंग नहीं कर सकता लोकसभा का। ये गद्दारी करके ये इलेक्शन जीत के बिनहरीफ हो गया है। शायद मान लो कि पूरा ये सूरत में रहते हैं हम लोग, 15-20 लाख लोगों का वोटिंग का राइट होगा। 15-20 लाख लोग 7 तारीख को सब अपनी ऐसे सेल्फी रखेंगे, सब प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हम क्या करेंगे? तो अपना ये मताधिकार जो हमें खो दिया है उसके लिए हमें खेद है। चुनाव तो होना ही चाहिए, कोई भी तरह से चुनाव होना चाहिए, तो ये लोकशाही का आनंद है। इसकी सीबीआई की ओर से पूरी जांच होनी चाहिए। इसके कारण विपक्ष में कोई सत्ताधारी पक्ष ही खड़ा नहीं हुआ है, जिसका सीधा इफेक्ट आम जनता पर होता है, क्योंकि जब आपके सामने कोई विपक्षी खड़ा ना हो तो आपका शासन एकत्र शासन हो जाता है। मेरे को लग रहा है कि ये अगले 5-10 साल में इलेक्शन ही नहीं होने देंगे बीजेपी वाले। मेरे को यही पक्का लग रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सूरत में जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ है, उम्मीदवार के रिश्तेदार प्रस्तावक बनाए गए, उनके दस्तखत सही नहीं पाए गए और वे निर्वाचन अधिकारी के सामने हाजिर तक नहीं हुए। इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहानी शानदार बनाई गई है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया होगी कि किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक का सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, अगर संदेह हो तो उसकी जांच या पुष्टि कैसी होनी चाहिए। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते कि सूरत में किस प्रक्रिया का पालन हुआ या किसी का नहीं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे संदेह गहरा जाता है। अगर प्रस्तावक के मुकर जाने या उसका सिग्नेचर फर्जी निकल आने की घटना को यूं ही स्वीकार कर लिया गया तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। मुखिया के चुनाव में ही कोई प्रस्तावक को गायब कर देगा, रिटर्निंग अफसर के सामने वह हाजिर नहीं होगा और मुखिया जी निर्विरोध जीत जाएंगे। इसी तरह की घटना विधानसभा और लोकसभा में होने लग जाएगी। फिर प्रस्तावक बनने से लोग भागने लग जाएंगे क्योंकि उन पर खतरा बढ़ जाएगा। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता नीलेश कुंभानी के घर गए तो वहां कोई नहीं मिला। क्या इस तरह से निर्भीक चुनाव होता है कि जिस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो जाए वो गायब ही हो जाए? समर्थकों ने नीलेश के घर पर पोस्टर चिपका दिया है जिस पर लिखा है जनता का गद्दार। दिन भर नीलेश के बीजेपी में शामिल होने की खबरें चलती रहीं। अगर यही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, यही पैमाना है सूरत में, तो वह भी बहुत खराब है। इतनी बड़ी घटना पर पार्टी की जिला यूनिट का यह रवैया बता रहा है कि कांग्रेस भीतर से कितना कमजोर हो गई है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले उस सूरत लोकसभा क्षेत्र का हाल लेते हैं जिसके 18 लाख मतदाता ठगे गए हैं। 7 मई को जब गुजरात की 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा तब सूरत के लोग छुट्टी का मजा भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जब वोट ही नहीं होगा तो छुट्टी किस बात की मिलेगी। 22 अप्रैल को बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल के विजयी होने की खबर देश भर में छप गई, मगर सूरत शहर में इस जीत का जश्न दिखाई नहीं देता। चुनाव के बाद की जीत होती तो शहर में जगह जगह विजय जुलूस निकल रहा होता, मगर नतीजे आने के अगले दिन सूरत की सड़कें सामान्य रूप से नजर आ रही हैं। सूरत कपड़ा व्यापार का केंद्र है और बीजेपी का गढ़ भी। बीजेपी सूरत लोकसभा का चुनाव 1984 से आराम से जीतती रही है। इस शहर में अब प्रचार भी नहीं होगा और उम्मीदवारों को वादा भी नहीं करना पड़ेगा कि वे उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। हमने एक दर्शक से गुजारिश की कि हमारे लिए कुछ शहरी मतदाताओं से क्या वे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड कर हमें भेज दी, जिससे पता चलता है कि बीजेपी की इस जीत के जश्न में सूरत के मतदाता खुद को शामिल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पूछने का मौका होता तो बीजेपी के ही समर्थकों से पूछा जाता उनकी पहचान के साथ कि क्या इस तरह चुनाव जीतकर वे खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम पूछ नहीं पाए। कल ऐसा सुना है कि अब हम मतलब वोट नहीं दे पाएंगे, तो हम तो देखिए है भगत सिंह को साथ लेकर घूमते हैं, भगवान राम को याद करते हुए घूमते रहते हैं। कल से हमें सिर्फ एक ही सवाल हो रहा है, बड़ा दुख है कि 7 तारीख को यहाँ पे बोल रहे सब, ये सब बज रहे हैं ना, भोंपू उसमें बोल रहे हैं कि 7 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख को चुनाव है। तो अब हमें तो सिर्फ एक ही चिंता है कि हम 7 तारीख को हम क्या करेंगे, हमारा पूरा मोहल्ला क्या करेगा। हम थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, तो हमने देखा कि भाई भगत सिंह ने
पूज्य बापू ने, बाबा साहब ने, ऐसे हजारों क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमें क्या दिया कि भाई हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं, हम विधायक चुन सकते हैं, हम सांसद चुन सकते हैं। ये पहली बार ऐसा मैंने शायद सुना है, हम तो इतने जानकार नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा सुना है कि अब हम वोट ही नहीं करने जा पाएंगे। मतलब 5 साल में जो एक बार हमें खुशी होती थी कि चलो हम वोट कर दें, चाहे किसी की भी पार्टी को कर दें, लेकिन ये भी चला गया। मतलब शायद मान लो कि पूरा ये सूरत में रहते हैं हम लोग, 15-20 लाख लोगों का वोटिंग का राइट होगा। अब 15-20 लाख लोग 7 तारीख को सब अपने ऐसे सेल्फी रखेंगे, सब प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हम क्या करेंगे? तो हमें लगता है कि ये ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है। एक दूसरा है कि बोल रहे हैं कि अभी सब ने अपना उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया तो हम अभी सब ये हो गया। अरे सब ने उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया, अपना पर्चा वापस ले लिया तो वो नए से चुनाव करवाए। चुनाव आयोग इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपए का चुनाव आयोग चलवाते हो तो नया चुनाव करवाओ। ऐसे कैसे कि बिना चुनाव के आप बोल दो कि ये हमारा सांसद है, ये हमारा विधायक है? ये तो कहाँ का न्याय हो गया। उस पर एक नोटा का बटन भी होता है, हालांकि उस नोटा से कुछ होता नहीं है, नोटा से कुछ नहीं होता, लेकिन वो नोटा का बटन भी तो होता है। क्या नोटा ने भी ऐसा बोल दिया? नोटा ने शरीर धारण करके ऐसा बोल दिया कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ? नोटा ने बोल दिया कमलम में जाके कि नोटा भी चुनाव नहीं लड़ रहा है? नोटा इंसान है तो नोटा तो है, तो नोटा और भाजपा के बीच ही वोटिंग करवा देते हैं। ये तो गजब का माहौल चल रहा है। अभी हमारे बच्चे हमको पूछेंगे, क्योंकि वो बच्चा 5 साल पहले पैदा हुआ था, अभी 5 साल का हुआ, अब दूसरा चुनाव आएगा तब 10 साल का हो जाएगा। ये सब माहौल देखेगा तो उनको क्या जवाब देंगे? सब वोट करने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? क्या जवाब देंगे हम उसको? तो ये बड़ी दुविधा की बात है। इतनी आज़ादी के, इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद ये सब मिला है, हमारा तो वोटिंग राइट छीन लिया। बहुत दुख की बात है। अब क्या करेंगे? भाई है सबके पास पावर है, सत्ता है, क्या करेंगे? गरीब आदमी। 18 लाख मतदाताओं के उत्साह पर ही पानी पड़ गया है, वे चाहे बीजेपी के समर्थक हों या आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के। कांग्रेस ने पार्टी के तौर पर निराश किया है, लेकिन इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका को भी अनदेखा नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर में मृगांक पटेल ने विस्तार से घटनाक्रम के बारे में लिखा है। हम मृगांक के लेख के कुछ हिस्से को यहां इस्तेमाल करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। बीजेपी के मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र तो मिल गया, लेकिन उनकी जीत के पीछे कई सारे सवाल चिपक गए हैं। भास्कर के मृगांक ने लिखा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी से मिला हुआ था, जानबूझकर रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया गया, कार्यकर्ताओं को नहीं बनाया गया। 5 स्टार होटल में इसका प्लान बना। नीलेश कुंभानी को क्या क्या करना है इसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ने तैयार कर दी और उसी के अनुसार नीलेश कुंभानी ने प्रदेश कांग्रेस को अंधेरे में रखा। तो इस जीत में बीजेपी मिली हुई थी, बीजेपी प्लान बना रही थी। तो क्या यह नहीं कहा जाए कि मुकेश दलाल भले इस वीडियो में विजेता लग रहे हैं, मगर उनमें साहस नहीं था कि वे जनता के बीच जाकर चुनाव जीत सकें। संगठन के तौर पर कांग्रेस की कमजोरी तो है, लेकिन बीजेपी ने किस तरह की राजनीतिक नैतिकता का उदाहरण यहां पेश किया है। अगर नीलेश कुंभानी ने अपनी पार्टी को अंधेरे में रखा, तो क्या बीजेपी ने सूरत के वोटरों को अंधेरे में नहीं रखा? भास्कर ने लिखा है कि यह कार्रवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई है। तो क्या बीजेपी को सूरत में हार का डर था? क्या उसे यह लग रहा था कि जिस सूरत की सीट पर 1984 से जीत रही है, इस बार हार सकती है, तो पिछले दरवाजे से सीट हथिया ली जाए? कोई भी पार्टी इस तरह का ऑपरेशन क्यों करेगी जब वह चुनाव जनता के बीच जाकर आराम से जीत सकती है? पहली बात तो मैं इसको जीत बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि जीत के लिए सामने कोई हारने वाला भी होना चाहिए। ये सब अंदरों अंदर का खेल है, हम ऐसा मानते हैं। हमें तो वोट करना था भाई, हमने सोचा था कि फर्स्ट टाइम वोटर है तो जनरल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, हमारे अच्छे कैंडिडेट को सांसद बनाकर सांसद भवन में भेजेंगे। पर इन लोगों ने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम लोकसभा में किसी को वोट कर सकते हैं। पर अभी क्या है, दुख इस बात का है कि यहाँ पे कहीं पर लोकशाही का हनन हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि विरोध पक्ष तो होना चाहिए, अपोजिशन तो होना चाहिए। इसके ये नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? अगर इलेक्शन में ऐसे ही होता रहा, लोग इस निर्विरोध ऐसे ही छूटकर संसद में जाने लगे तो कैसा चलेगा? हमें तो वोट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये अच्छा नहीं हुआ
ये वोट इलेक्शन होता तो अच्छा होता है। तो अपना ये जो मताधिकार जो हमें खो दिया है उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि ये इलेक्शन होता तो अच्छा रहेगा। चुनाव तो होना ही चाहिए, कोई भी तरह से चुनाव होना चाहिए, तो ये लोकशाही का आनंद है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये लोकसभा का ये बड़ा इलेक्शन है, लोकशाही का ये हमारा एक क्या है कि एक सामान्य नागरिक के तौर से हम ये हमारा मतदान एक हमारा अधिकार है, तो हम अभी ये सूरत की सीट पे हम खो गए हैं। આપણી મેં મારી લાઈફની અંદર ક્યારેય આવું નથી જોયું કે ઇલેક્શન રદ થયું હોય, આવડું મોટું ઇલેક્શન, એ બી જેમાં વડાપ્રધાન નિમણૂક કરવાનો હોય, જો વડાપ્રધાન નિમણૂક કરવાનો અધિકાર પણ આપણી પાસે ન રહેવા કે ન આપવામાં આવ્યો હોય તો આ ખરેખર દુઃખદ વાત છે। લોકશાહીની હત્યા થઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે। इसकी सीबीआई की ओर से पूरी जांच होनी चाहिए, और ये जिसके पीछे जिसका हाथ है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। नीलेश कुंभानी के रिश्तेदारों को ही प्रस्तावक बनाया गया। ये सभी करीबी रिश्तेदार थे। ये लोग फर्जी होने का हलफनामा भेजकर गायब हो गए। क्या इस देश में कोई भी कानून नहीं जो नीलेश कुंभानी से पूछे कि आपने फर्जी हस्ताक्षर कैसे कराए, और तीनों प्रस्तावकों के साइन फर्जी हैं। इसकी शिकायत बीजेपी ने की, जैसा कि भास्कर ने लिखा है। प्रस्तावकों को क्या पता नहीं था, तब तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। सूरत में जो हुआ है वो चंडीगढ़ से भी कहीं ज्यादा संदिग्ध नजर आ रहा है। भास्कर ने कई घटनाक्रम के बारे में लिखा है जिससे संदेह गहरा हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्यारेलाल भारती वडोदरा के फार्म हाउस में जा बैठे, उनसे संपर्क नहीं हो रहा था तो क्राइम ब्रांच ने उन्हें लोकेशन के आधार पर पकड़ा और 5 स्टार होटल लाए गए। क्या क्राइम ब्रांच की इसमें भूमिका थी? तब तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चंडीगढ़ के मामले में सख्ती की, सवाल पूछे, उसी तरह से चुनाव आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना ही चाहिए और जनता के बीच इस तरह के संदेहों को दूर करना चाहिए कि क्या क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल हुआ है। अखबार ने उस होटल का नाम ली मेरिडियन लिखा है जहां इसकी योजना बनाई गई। इसी तर्ज पर वहां बाकी उम्मीदवारों को बुलाया गया और उम्मीदवारी वापस लेने के लिए राजी किया गया। एक उम्मीदवार तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी का बताया जा रहा है। सोचिए, सरदार के नाम से पार्टी बना ली और इस तरह से उम्मीदवारी वापस ले ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ऐसा कभी भी नहीं करते। बिना चुनाव लड़े किसी को जीत का रास्ता सूरत में दे दिया गया। यह सारा खेल 3 दिनों के भीतर हुआ है, जैसा कि भास्कर ने लिखा है। निर्वाचन अधिकारी सौरभ पारधी आदेश देते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार 22 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक सफाई दें। प्रस्तावक निर्वाचन अधिकारी के सामने नहीं आते हैं, फिर उनका पर्चा रद्द कर दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी को जो हैंडबुक दी जाती है, हमने उसे देखा। 2019 का हमें एक हैंडबुक मिला जिसमें सिग्नेचर मिलाने को लेकर जो लिखा है वो आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। इसमें बिंदु 5.14 पर लिखा है कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे हस्ताक्षर में अपना पूरा नाम लिखें। यह भी जरूरी नहीं है कि पर्चे पर किया गया हस्ताक्षर इलेक्टोरल रोल में उस व्यक्ति के पूरे नाम से मेल खाए। अगर वो अपने हस्ताक्षर को उसी तरह से करे जैसे आम तौर पर करता है, यानी पहला अक्षर और उसके बाद उपनाम, तो इसे वैध माना जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि एक प्रस्तावक एक से अधिक पर्चों को प्रस्तावित कर सकता है। एक बार प्रस्तावक बनने के बाद प्रस्तावक अपना नाम वापस नहीं ले सकता है। तो आपने गौर किया कि यह लिखा है कि एक बार प्रस्तावक बनने के बाद प्रस्तावक अपना नाम वापस नहीं ले सकता। कुछ सोचकर ही इस तरह का नियम बनाया गया होगा कि प्रस्तावक अपना नाम वापस नहीं ले सकता, ताकि कोई उस पर दबाव ना डाल सके, कोई उसे अगवा ना कर ले। इससे होगा यह कि हर उम्मीदवार का प्रस्तावक खतरे में पड़ जाएगा, उसे कोई बंधक बना लेगा, डरा देगा, दूर बैठा वो हलफनामा भेजकर कह देगा उसके हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रक्रिया के जानकार कहते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रस्तावक को बुलाया जाए और वह निर्वाचन अधिकारी के सामने हाजिर ही हो। उन्होंने हमें बताया, नाम न बताने की शर्तों पर, कि इस तरह से उन्होंने कभी नहीं देखा। तो कई सारे सवाल उभरते हैं जिसका जवाब तभी मिलेगा जब कोई निष्पक्ष जांच होगी। सूरत की यह जीत आश्वस्त नहीं करती है। पहली नजर में लगता है कि नियमों का सहारा लेकर ही सारे उम्मीदवारों को मैदान से हटाया गया है, मगर भय,
प्रलोभन, दबाव जैसे कारणों से यह मुक्त भी नहीं लगता है। क्यों स्थानीय मीडिया लिख रहा है कि वह गायब है, नीलेश कुंभानी और प्रस्तावक भी? क्या इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए प्रस्तावक और उम्मीदवार गायब हो गया? 18 लाख मतदाताओं के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और 3 प्रस्तावक इस तरह से गायब हो जाएं, यकीन नहीं होता। क्या गुजरात की पुलिस उन्हें खोज नहीं सकती? क्राइम ब्रांच अगर उम्मीदवार को कथित रूप से खोज सकता है तो प्रस्तावकों को क्यों नहीं खोज पा रहा है? यही कारण है कि उस सूरत में जहां से बीजेपी लंबे समय से जीतती रही है, वहां के लोग भी इसे लोकतंत्र की हत्या के रूप में देख रहे हैं। ये लोकशाही खत्म करने की ओर बीजेपी वाले बढ़ रहे हैं कि जो भारत देश में जो लोकशाही पर्व आ रहा है, हर 5 साल में लोकसभा या विधानसभा का कोई भी इलेक्शन आता है, वो तटस्थ में होना चाहिए। ये अभी देख रहे हैं कि सूरत लोकसभा अभी जनता का 10 साल तक कोई वोटिंग नहीं कर सकता लोकसभा का। ये गद्दारी करके ये इलेक्शन जीत के बिनहरीफ हो गया है कि जो पैसों से जो खेल कर लिया है, वो पैसों का बहुत बड़ा खेल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। मेरे को लग रहा है कि ये अगले 5-10 साल में इलेक्शन ही नहीं होने देंगे बीजेपी वाले। मेरे को यही पक्का लग रहा है। से देखा जाए तो ये जो लोकसभा का इलेक्शन बंद हुआ है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक चुनाव बंद हुआ है, जिसके कारण विपक्ष में कोई सत्ताधारी पक्ष ही खड़ा नहीं हुआ है, जिसका सीधा इफेक्ट आम जनता पर होता है। क्योंकि जब आपके सामने कोई विपक्षी खड़ा ना हो तो आपका शासन एकत्व शासन हो जाता है। इसे क्या है कि लोकशाही का जो हम कहते हैं कि हमारा पूरा देश लोकशाही है, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि सामने कोई ना कोई एक विपक्ष या फिर अपक्ष में से कोई ना कोई पार्टी में से कोई उम्मीदवार खड़ा हो तो लोकशाही का जो हमारा कहता है बंधारण लोकशाही है, तो उसका महत्व जारी रहता है। निर्वाचन अधिकारी को जो हैंडबुक दी जाती है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रस्तावक के लिए जरूरी नहीं कि पूरा नाम लिखे, यह भी जरूरी नहीं कि उसने जो हस्ताक्षर किया है वह मतदाता सूची में किए गए हस्ताक्षर से मेल खाता हो। तो फिर हलफनामा भेजने का क्या मतलब हुआ? इसलिए चुनाव आयोग को जनता के सामने बताना चाहिए कि सिग्नेचर के आधार पर फर्जी साबित करने की प्रक्रिया क्या है। क्या सूरत के मामले में उन सभी का पालन किया गया है? हैंडबुक में एक और नियम है जिसकी बात यहां करना चाहता हूं। इसमें विधि मान्यता की धारणा नाम के खंड में समझाया गया है कि एक धारणा है कि प्रत्येक नामांकन पत्र विधि मान्य है जब तक कि विरोध प्रथम दृष्टया स्पष्ट ना हो या प्रस्तुत ना किया गया हो। नामांकन पत्र की विधि मान्यता के बारे में संदेह की दशा में ऐसे संदेह का लाभ संबंधित अभ्यर्थी को दिया जाना चाहिए और नामांकन पत्र को विधि मान्य ठहराया जाना चाहिए। इसे पढ़कर तो यही लगता है कि अगर कोई संदेह भी है तब भी संदेह का लाभ उम्मीदवार को मिलना चाहिए। इसमें तो यह भी लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को छोटी मोटी तकनीकीय एवं लिपिकीय त्रुटियों क्लेरिकल मिस्टेक्स पर कार्रवाई करने में तुलनात्मक रूप से उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस हैंडबुक का अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर यही समझ में आया कि अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र गलत तरीके से रद्द होगा तो वहां चुनाव ही रद्द किया जा सकता है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, रिमेंबर दैट व्हेनेवर अ कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर इज रिजेक्टेड without proper reason, that can be a reason to set aside the election in an election petition. कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है और सूरत में चुनाव रद्द करने की मांग की है। सिंघवी ने विस्तार से बताया है कि इस तरह से कभी किसी का पर्चा रद्द हो जाए उन्होंने नहीं सुना। एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से
सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफ़ेक्ट करता हूँ या इनको इफ़ेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। सूरत की इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास में 30 से अधिक बार निर्विरोध चुनाव हुए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि क्या उसी तरह से उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं जैसे सूरत में चुना गया है। बात यहां निर्विरोध चुनाव जीतने की नहीं है, बात है प्रस्तावक के गायब हो जाने, प्रस्तावक के हस्ताक्षर के सही नहीं होने की और बाकी उम्मीदवारों को मजबूर करने की कि आप उम्मीदवारी वापस ले लें। भास्कर ने लिखा है कि उम्मीदवारों को बुलाया गया, क्राइम ब्रांच की मदद ली गई और उनसे पर्चा वापस लेने के लिए कहा गया। आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज सोरठिया ने चुनाव पर्यवेक्षक दीपक आनंद से मुलाकात की। मनोज सोरठिया ने कहा कि घटना ने लोकतंत्र की बुनियाद हिला दी है, तब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस घटना में कार्रवाई हो और जो दोषी है उन्हें सजा मिले। उन्होंने मांग की कि अगर फर्जी साइन किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो फॉर्म के ऊपर की गई साइन फर्जी है तो इस केस के अंदर जिस प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा है उसके खिलाफ आईपीसी 464, 465, 468 और 120 के मुताबिक फौजदारी कार्यवाही होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। चुनाव के अंदर इस तरीके के गुनाह को अगर चुनाव अधिकक्ष चला लेंगे तो आने वाले दिनों में किसी भी चुनाव को करना, इस चुनाव के अंदर फेयर इलेक्शन करवाने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सूरत के 18 लाख मतदाताओं को अब अपना मत रखने का मौका नहीं मिलेगा। वहां बीजेपी जीत गई है मगर 18 लाख मतदाताओं की बुरी हार हो गई है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने डायमंड हब का उद्घाटन किया था, तब बड़े बड़े दावे किए गए, यहां तक बता दिया गया कि यह डायमंड हब अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा है। यहां एक साथ 4200 दफ्तर खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक खुले कितने हैं अगर आप पता करेंगे तो विकास का मॉडल सामने आ जाएगा। ऐसा लगता है कि सूरत के इस पेंटागन का हाल भी नीलेश कुंभानी के जैसा ही है। मतदान होता तो हो सकता है कि सूरत के लोग इसे भी मुद्दा बना लेते। यही वो डायमंड हब है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्क स्पेस बनाने का दावा किया जा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि हीरे के व्यापार में भारत की एक बड़ी कंपनी है किरण जेम्स। इसने सूरत डायमंड हब के सेटअप होने में काफी काम किया था। अक्टूबर 2023 में यह कंपनी अपने कर्मचारियों को लेकर मुंबई से सूरत आ गई। 1 लाख वर्ग मीटर का दफ्तर लिया, लेकिन 3 महीने के बाद ही यह कंपनी सूरत छोड़कर मुंबई चले गई, अपने सारे कर्मचारियों को सूरत से मुंबई ले गई। तो यही खेल हो रहा है कि इमारतें बनाई जाती हैं, उनके उद्घाटन के समय उन इमारतों को टेलीविजन के 50 कैमरों से दिखाया जाता है, विकास आलीशान लगता है। बाद में इन इमारतों के भीतर क्या होता है, विकास आता है या नहीं, इसकी रिपोर्ट घट जाती है, नहीं आती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूरत का अपना पुराना बाजार है जो सस्ता है और यहां पर दफ्तर का रखरखाव भी काफी सस्ता है, लेकिन नया जो डायमंड हब है वो शहर से दूर है। सूरत में जो हुआ है उसे लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। नीलेश कुंभानी लापता हैं मगर उनके बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है। यह राजनीतिक भीतरघात का अलग ही स्तर है। चुनाव आयोग को भी हस्तक्षेप कर इन संदेहों को दूर करना चाहिए। नीलेश कुंभानी ने अगर कोई सौदा किया है तो यह भी एक तरह का अपराध है, लेकिन इस खेल में केवल नीलेश कुंभानी नहीं है। अगर कोई इस तरह की योजना बनाए और इसे नॉर्मल मान लिया जाए तब तो हर चुनाव खतरे में पड़ सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।